नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर विवाद थम नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी समाज को फटकार भी लगा दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाई और चेतावनी दी कि बार बार एक ही मुद्दे को उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आदेश दिया कि मंदिर प्रबंधन और वृंदावन कॉरिडोर से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अब एक ही पीठ करेगी। दरअसल गोस्वामी पक्ष की तरफ से मंदिर फंड के इस्तेमाल, वृंदावन कॉरिडोर और मंदिर न्यास बनाने के मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश की गई, जिसे कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वकीलों ने इस मामले को किसी अन्य पीठ के सामने फिर से उठाया तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाना चाहती है। इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो चुका है। कॉरिडोर बनाने के फैसले के खिलाफ मथुरा में विरोध हो रहा है। गोस्वामी समाज सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। गोस्वामी समाज का कहना है कि कॉरिडोर से कुंज गलियों का महत्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। साथ ही गोस्वामी समाज न्यास ट्रस्ट का विरोध कर रहा है। गोस्वामी समाज का कहना है कि सरकार मंदिर की संपत्ति पर उनका अधिकार छीनना चाहती है। गोस्वामियों का कहना है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन रेवेन्यू डॉक्यूमेंट के मुताबिक ऐसा नहीं है। इन दस्तावेजों में यह जमीन मंदिर के नाम से है, नहीं बल्कि गोविंद देव के नाम से दर्ज है। अब देखिए, मथुरा वृंदावन में रोजाना हजारों भक्त आते हैं। अगर वीकेंड हो या फिर नया साल हो या फिर होली हो या फिर रंग भरी एकादशी हो तो भक्तों की संख्या लाख के पार हो जाती है। मंदिर में जाने आने के लिए रास्ता छोटा होने की वजह से व्यवस्था अक्सर बिगड़ जाती है। अगर आप मंदिर की बात करेंगे तो तकरीबन एक समय में 1500 लोग ही मंदिर परिसर में खड़े हो सकते हैं, लेकिन वीकेंड हो या फिर कोई त्योहार हो तो आने वालों की संख्या जो है वो लाखों हो जाती है। दरअसल मंदिर तक कई 100 साल पुरानी कुंज गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार भीड़ में लोगों के दबने की भी खबरें आती हैं। आपको 2022 की जन्माष्टमी की घटना याद होगी, जब ज्यादा भीड़ के चलते 2 लोगों की मौत हो गई थी और 47 लोग घायल हो गए थे। इसकी सरकार चाहती है कि व्यवस्था इस तरह की हो जिससे कोई श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आ सके। कॉरिडोर का विरोध हो रहा है, लेकिन अगर भीड़ के चलते जो हादसे होते हैं तो उनका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? लेकिन इसका लगातार विरोध क्यों हो रहा है, विवाद क्यों हो रहा है? सवाल है कि क्या बांके बिहारी मंदिर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है? मंदिर में सरकारी ट्रस्ट से आखिर दिक्कतें किसे हो रही हैं? कौन नहीं चाहता कि मंदिर का जो है वो कॉरिडोर जो है वो बने? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ नरेंद्र कुमार गोस्वामी जुड़ेंगे, वरिष्ठ वकील। हमारे साथ सौरभ गौड़ जी जुड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के। हमारे साथ आचार्य आनंद बल्लभ गोस्वामी हैं, बांके बिहारी मंदिर के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ गौरव मिश्रा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आचार्य आनंद बल्लभ गोस्वामी जी आपके पास आना चाहूंगा। ये कॉरिडोर को लेकर इतना विवाद क्यों? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जी की। जी राधे राधे। कॉरिडोर का कोई विवाद ही नहीं है। कॉरिडोर का कोई विवाद नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है कि हम न्यास ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं। पहली बात, कॉरिडोर बने तो हमसे पूछा जाएगा, तब उस विषय में बात करेंगे। अभी तो हमारा न्यास ट्रस्ट चाहिए, हमें हमारा अपना। आप ये कह रहे हैं कि जो यूपी सरकार की तरफ से न्यास ट्रस्ट का जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप उसका विरोध कर रहे हैं पुरजोर तरीके से? जी जी। उसके पीछे वजह क्या है आचार्य आनंद जी? हाँ, कारण यह है कि शायद आपको मालूम हो कि इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है, ये ट्रस्ट किसी काम का नहीं है। कारण कि केवल हमारे 2 सेवायत हैं, एक राजभोग के और एक शयन भोग के। 18 लोगों के लिए केवल 2 सेवायत, ये कोई मतलब ही नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, हम सेवायत हैं, सेवायत पुजारी नहीं होता है। सेवायत मंदिर का सेवक होता है, जो बांके बिहारी जी की सेवा हमें मिली है। स्वामी हरदास जी ने हमें दी सेवा, तो हम पुजारी नहीं है, हम वैतनिक नहीं है।
हम केवल श्रद्धा से बिहारी जी की सेवा करते हैं, इसलिए बहुत विरोध है, हर तरह से विरोध है। क्योंकि इन्होंने जितने भी ट्रस्ट में लोग रखे हैं, सनातन धर्म के लोग रखे हैं, सनातन धर्म के 3 लोग रखे हैं। सनातन धर्म में आप भी जानते हैं कि सनातन धर्म में बहुत विशाल है सनातन धर्म, उस पर आर्य समाजी भी हैं और जैन समाज भी है, बौद्ध समाज भी है, सिख समाज भी है। क्या बताइए कि बांके बिहारी जी के मंदिर की सेवा अगर हम करेंगे कि कोई जैनी करेगा या कोई बौद्ध करेगा? ये मेरे विचार से तो ट्रस्ट नहीं, ये भ्रष्ट है। आचार्य आनंद जी, आप लोग चाहते हैं कि ट्रस्ट में आप लोग की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए? हिस्सेदारी नहीं, जो हमारा ट्रस्ट जो पहले से बना हुआ है 7 सदस्यों का, वो ही हमें चाहिए। जो पहले से बना हुआ है का 1935 का ट्रस्ट है, वो ही हमें चाहिए। मतलब समय के साथ बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है, हम मानते हैं। आप हमारे 7 सदस्य हैं ना, आप पदेन सदस्य और रख सकते हैं, लेकिन बहुमत हमारा चाहिए। अच्छा, बहुमत आपका चाहिए। यहाँ भी शेयर होल्डिंग का खेल चल रहा है क्या आचार्य आनंद जी? ये शेयर होल्डिंग का मतलब नहीं है, क्योंकि बिहारी जी की सेवा हमको मिली है, स्वामी हरदास जी ने दी है सेवा, तो सेवा हम जिस ढंग से करेंगे वो तो हम जानते हैं ना। कौन सेवा कोई आर्य समाजी कर लेगा क्या? ठीक है, तो ट्रस्ट के मेंबरान से दिक्कत है, बाकी कॉरिडोर बनने से कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य आनंद जी, आपकी इस बात को रिकॉर्ड पर ले लिया जाए। मैं बताऊं, कॉरिडोर के विषय में जब हमको पूछा जाएगा तो हम बात करेंगे कि कॉरिडोर कैसे बनना चाहिए। नहीं, कॉरिडोर पर आपको आपत्ति है या नहीं है, आप ये बताइए, फिर मैं दूसरे मेहमानों को कॉरिडोर पे आपत्ति केवल इतनी है कि जो अपनी कुंज गलियां तोड़ी जाएंगी, वृंदावन नष्ट होगा, तो ये हम पसंद नहीं करेंगे। हाँ, कॉरिडोर बने तो यमुना पार कॉरिडोर बने, हम स्वीकार कर लेंगे। यमुना पार कैसे कॉरिडोर बन जाएगा? और फिर वहां पर लोग दर्शन करने के लिए कैसे जाएंगे? आपको भी पता है ना कि 1500 की क्षमता है। आराम से नक्शा हमारा बना हुआ है, आराम से दर्शन होंगे, सप्त देवालय के दर्शन होंगे, परिक्रमा मार्ग से जोड़ करके कनेक्टिंग करके कोई कुंज गलियां नष्ट होंगी, कोई का नाम है मंदिर नष्ट नहीं होगा, कोई धर्म स्थान नष्ट नहीं होगा, पुरातन संस्कृति नष्ट होगी। हमारे पास नक्शा है। सरकार हमसे बात तो करे। सरकार आपसे बात नहीं करी है। गौरव मिश्रा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। गौरव मिश्रा जी, आचार्य आनंद जी ये कह रहे हैं कि सरकार इनसे बात नहीं कर रही है, इनके पास एक नक्शा इन्होंने तैयार कर रखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि यमुना के उस पार जो है वो कॉरिडोर बनाया जाए, लेकिन वो नक्शा मैंने देखा नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बांके बिहारी जी का मंदिर यमुना किस पार रहेगा, कॉरिडोर उस पार रहेगा, श्रद्धालु जाएंगे कैसे, ये मेरी समझ के परे है। बहरहाल जब नक्शा देख लूंगा शायद मुझे समझ में आए। लेकिन गौरव मिश्रा जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए, आचार्य श्री ने जो अभी अपना विषय रखा है उसमें कुछ ग्रीवेंसेस वाजिब हैं, सही है, और मुझे लगता है कि आचार्य जी का जो कार्यक्षेत्र है वो बांके बिहारी जी की सेवा का है, और सेवा में आपको महारत हासिल है। रही कॉरिडोर को बनाने की जहां तक बात है, वो नितांत ही टेक्निकल और सांस्कृतिक धार्मिक सभी विषयों को एक साथ मिला करके निर्णय लेने का पक्ष है, और उसको बनाने के लिए कई एक्सपर्ट जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वो इसका निर्माण करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हुआ या फिर विंध्याचल देवी कॉरिडोर का हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक भव्य दिव्य स्वरूप उभर करके आएगा। उसमें ये हट करना कि मेरे हिसाब से ही कॉरिडोर बनना चाहिए और यही उसका नक्शा होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। जो ग्रीवेंसेस की उन्होंने बात की आचार्य जी ने कि कोई आर्य समाजी उसमें ट्रस्ट में आ गया या फिर कोई जैन पंथ का आ गया या कोई ऐसा पंथ मानने वाला आ गया जो कि हमारे सनातन व्यवस्था को के साथ अपना भाव न रखता हो या फिर उसके प्रति उसका समर्पण ना हो, तो उस स्थिति में ट्रस्ट की कार्यशैली या कार्य क्षमता प्रभावित होगी। ये बात सही है। तो मुझे लगता है इन सब मुद्दों पर, इन सब विषयों पर तर्क करने की, विचार विमर्श करके उसका एक संतुलित समाधान निकालने की आवश्यकता है। और कॉरिडोर जो बन रहा है, आप देखिए समय जब बदलता है, पहले कुछ और आबादी थी, आज 140 करोड़ की आबादी है। पूरे विश्व से बांके बिहारी मंदिर की तरफ लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है वहां से। तो मुझे लगता है कि उनके लिए, आम जनमानस के लिए एक व्यवस्थित
वहां पर आवागमन की व्यवस्था हो, दर्शन की सुचारू व्यवस्था हो, और वो सिर्फ वहां का ट्रस्ट अगर कर सकता होता तो अब तक कर लेना चाहिए था। लेकिन वो व्यवस्था नहीं है और आए दिन किसी न किसी समस्या से दो चार होना पड़ता है श्रद्धालुओं को। तो अगर सरकार एक ऐसी आई है जो सनातन मानदंडों को, उनके मूल्यों को पुनर्स्थापित कर रही है, पुनर्जीवित कर रही है, तो उसमें सुर में सुर मिलाने की आवश्यकता है, और जो ग्रीवांसेस हैं उनको आपसी सहमति से उसको दूर करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कोर्ट का भी जो इशारा है या जो आदेश है वो ऐसा ही है, माननीय उच्च न्यायालय का भी जो आदेश है वो इसी तरफ इंगित कर रहा नहीं, है। लेकिन और अगर मुझे आप विश्वास है हाईकोर्ट इस के बात- ऑब्जर्वेशन की बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इसमें सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको ट्रस्ट में क्यों शामिल किया जा रहा है। नहीं, ठीक है, लेकिन उस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना वर्डिक्ट दिया है, अपना आदेश दिया है। अभी कल के उसमें आपने देखा किस तरीके से गोस्वामी जी को आड़े हाथों लिया कोर्ट ने और स्पष्ट किया है। तो उच्चतम नहीं न्यायालय नहीं, से वो बढ़कर तो के कुछ नहीं, मेंशनिंग को उसने लेकर स्पष्ट था कि गाइडलाइन आप कर एक ही दी है। मुद्दे को बार बार तो मेंशन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक बात है, लेकिन कोई भी ट्रस्ट जो सरकार के द्वारा गवर्न है उसमें सभी क्षेत्रों के लोग उसमें शामिल है। उस ट्रस्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकारी पक्ष ही है उसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। और मुझे लगता है कि किसी इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए उसका विकेंद्रीकरण आवश्यक है। उसका केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए पावर का। उसका अधिकार हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को होना चाहिए और एक समुचित व्यवस्था कायम होनी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोस्वामी समाज एक बीच का रास्ता और आपसी समझ का रास्ता, विन विन सिचुएशन का रास्ता निकालने में सफल होगा। ठीक है, एक बार एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं सौरभ गौड़ जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के। सौरभ जी, एक रिएक्शन आपका, जो अभी तक की चर्चाएं चल रही हैं, सरकार का भी पक्ष आपने सुना, आपने बांके बिहारी मंदिर से जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका भी आपने यहां पर पक्ष सुना, आनंद बल्लभ गोस्वामी जी का, उस पर आपका एक रिएक्शन। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, सभी लोगों को राधे राधे। राधे। आपको ये मैं बता दूं, ये दो विषय एक साथ इस समय चल रहे हैं। एक तो कॉरिडोर का विषय है यहाँ पर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का, दूसरा जो सरकार ने अध्यादेश लाकर एक मंदिर के, बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण की और सरकारीकरण की जो एक योजना तैयार की है, ये दो अलग अलग विषय हैं। आपको बता दो, कॉरिडोर का विरोध वृंदावन में बिल्कुल नहीं था। पहले जरा सा भी कॉरिडोर का विरोध नहीं था, सब लोगों ने सहज कॉरिडोर के लिए सहमति दी थी। और सुखराम जी पहली बार जब वृंदावन आए थे, उन्होंने हम सब लोगों को बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामियों से लेके आम जनता में सबसे राय मांगी। हम सब लोगों ने ऐसी राय दी कि जिससे एक भी तो कुंज गली हमारी नष्ट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर तो 150-200 साल पुराना, 150 साल पुराना है। हमारे यहाँ 500 साल पुराने मंदिर भी तोड़ने वाली लिस्ट में इनने कर दिया। अभी हमारे बीजेपी के भाई बोल रहे थे कि हम सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं। ये कैसी सनातन संस्कृति बच रही है कि 500 साल पुराने मंदिर तो तोड़े जा रहे हैं, एक 150 साल के मंदिर बांके बिहारी मंदिर के लिए, और 500 साल पुराना मंदिर आप तोड़ेंगे। ये बिल्कुल कॉरिडोर जिस तरीके से सरकार ने योजना बनाई है, नक्शा बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। जैसा हमारे गोस्वामी जी ने, आनंद बल्लभ जी ने बताया कि यमुना के पार जाए, नहीं तो हमारे यहाँ पर यमुना के किनारे भी इतनी जगह है, अगर पार नहीं भी जाना चाहते तो कालीदह क्षेत्र में भी इस तरीके से कॉरिडोर बन सकता है कि अभी तो ये 5 एकड़ में बना रहे हैं, वहां पे तो कम से कम 25-50 एकड़ जगह इनको मिलेगी, और उसमें बहुत कम तोड़ फोड़ होकर बांके बिहारी तक आने के सीधे रास्ते मिलेंगे। तो कॉरिडोर बन सकता है, उसमें कहीं विरोध नहीं है, मगर कम से कम इन प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, कुंज गलियां हैं, हमारे प्राचीन जो 500-500 साल पुराने मंदिर हैं, उनको नहीं तोड़ा जाए। ये तो विषय एक। और दूसरी जो सबसे चिंताजनक विषय है हमारा, वो जो सरकार का अधिग्रहण होने जा रहा है, जो सरकारीकरण जिन्हें अध्यादेश के माध्यम से कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि व्यवस्था बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है, तो व्यवस्था क्या हमारे हिंदुओं के मंदिरों में ही बनेगी? क्या मुसलमानों की इतनी मस्जिदें हैं, इतने जो ईसाइयों की चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, और भी जगह है, वहां की व्यवस्था की चिंता नहीं है सरकार को? हमारे क्योंकि हिंदू मंदिरों पे पैसा है, ये सरकारी लोग मिलकर इस पैसे को लूटना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, इसलिए इनकी सारी नजर हमारे सनातन के मंदिरों पर है। और एक बांके बिहारी मंदिर नहीं, 197 मंदिरों की लिस्ट मथुरा से सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, उनका एफिडेविट लग चुका है। एक एक करके ये सारे सनातनी मंदिरों को, जहां भी
जो भेंट आती है वो देंगे। और ये मान के, जबकि आपको बता दूं एक चीज नोट करिएगा मेरी, कि मुझको ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के जो पूज्य मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनको भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं 2015-16 में जब धर्म रक्षा संघ ने अखिलेश यादव ने जो अध्यादेश जारी किया था सरकारीकरण का, हमने विरोध किया था, तो हमारे कहने से योगी जी महाराज ने संसद में प्रश्न उठाया था और उन्होंने संसद में विरोध किया था इसके सरकारीकरण का। आज वही काम योगी जी के माध्यम से यहाँ की मशीनरी करवा रही है। यहाँ ब्रज विकास तीर्थ परिषद करके एक संस्था ऐसी बन गई है जो कि ब्रज का विनाश करने में तुली हुई है। वही बिहारी जी के आसपास ये कॉरिडोर के नाम पर सब कुछ विध्वंस करना चाहते हैं। और आज तक 7 सालों में इस ब्रज विकास परिषद ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि हमारे यहाँ के विकास के लिए हम बोल सके। तो ये ट्रस्ट तो हम नहीं बनने देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि ये पूरी तरह सरकारीकरण है। आज योगी जी मौजूद है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हैं। सौरभ गौड़ जी, आप क्या ये मानते हैं, आप लोग ये कहते आए हैं कि ये जो मंदिर है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इस ट्रस्ट के जरिए जो सरकार है वो इसका अधिग्रहण करना चाहती है, क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पिछले 500 सालों से हम पीढ़ीगत हमारे गोस्वामी समुदाय के लोग, सेवायत लोग सेवा करते आए हैं और इसके लिए इन्होंने बड़े बड़े बलिदान भी दिए, बड़े बड़े युद्ध भी लड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आज बांके बिहारी जी इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये तो इनकी समझ लीजिए मर्जी है। तो ये सभी लोगों को ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं। आज अगर बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी चाहें तो वो दर्शन नहीं भी कराएं, अपनी सेवा पूजा मंदिर के अंदर करते रहें, तो कोई इसके ऊपर कानूनी केस नहीं कर सकता कि क्यों नहीं दर्शन हो रहे। प्राइवेट प्रॉपर्टी है पूरी तरीके से। आज उसको सरकार किस लिए लेना चाहती है कि आज 500 करोड़ रुपया उनको दिख रहा है मंदिर में, जो कि वर्तमान में रखा हुआ है, और भविष्य में आने वाला हजारों करोड़ रुपया दिख रहा है। इसलिए इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार लेकर इसमें पूरी तरह भ्रष्टाचार करना चाहती है। ठीक है, गौरव मिश्रा जी से इस पे एक रिएक्शन लूंगा जी। नरेंद्र कुमार गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके ही वकील हैं। नरेंद्र जी, 2 अलग अलग मामले 2 अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, दूसरा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब ये मामले क्या हैं, एक बार जरा समझाइएगा। देखिए, 15 मई को एक जजमेंट जो पारित हुआ जिसमें कि मंदिर का कोष का उपयोग कॉरिडोर के लिए करना था, एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर का जो पैसा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली दिस वाज द ब्रेजन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। 2 प्राइवेट पार्टियों की लड़ाई थी और स्टेट इसमें बीच में इंटरवीन करके घुस गई। नागर रत्ना जी ने ये रिमार्क भी किया था, सरकार को फटकार लगाई थी बुरी तरीके से 27/5/2025 को कि आप अगर स्टेट की प्राइवेट पार्टीज के मामले को हाईजैक कर लेंगे तो विधि का शासन ही पूरी तरीके से खंडित हो जाएगा। तो दैट वाज द फर्स्ट इश्यू। और उनको पता थी 27 तारीख को ये बिल्कुल नल एंड वॉइड जजमेंट घोषित हो जाएगा, बिकॉज हमें बिना सुने कोई भी दुनिया का कानून नहीं कह सकता बिहाइंड अवर बैक दे कैन नॉट पास द जजमेंट। दूसरा, इसीलिए सरकार रातों रात, यानी 27/5 को सुनवाई नियत थी और 27/5 से पहले ही, यानी कि 6 घंटे पहले रात को 10 बजे रातों रात एक ऑर्डिनेंस लेके आती है। ऑर्डिनेंस ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में लेके आए जाते हैं, ऐसा कोई आकाश नहीं टूट रहा था, लेकिन सरकार अपना केवल पक्ष रखने के लिए, केवल ये बताने के लिए कि हमारी कुछ से मंशा नहीं है, और वो ट्रस्ट ये लेके आए ऑर्डिनेंस। तो अभी उन्होंने कहा कि सर ये हम इस पैसे के मालिक नहीं होंगे, इसका एक पैसे का मालिक ट्रस्ट होगा जिसमें 11 सदस्य रखे गए और 7 पदेन सदस्य रखे गए, लेकिन 11 में से केवल 2 गोस्वामी। तो 11 लोगों को वोटिंग राइट होगा। अगर मेरा मंदिर है तो 11 के 11 गोस्वामी इसमें क्यों नहीं रहने चाहिए? तो दूसरा ये ट्रस्ट का इशू है जो कि मंदिर वहां पे है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कॉरिडोर की पूरी योजना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन, या इसके लिए किसी से तो कंसल्टेशन नहीं किया गया, किसी से परामर्श नहीं किया गया, बस इसी कमरों में बैठ के आपने योजना बना दी। तो ये जो केस है, इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस हेरिटेज है। तो दिस इज नॉट द this case is not infrastructure I say versus heritage, but whether executive power can erase the nation's spiritually genome under article 14 equality clause or not. तो जब स्टेट बुलडोज करता है उन टेम्पल्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी और इस सरकार से भी पुराने हैं, तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को भी चैलेंज किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंदिर और टूटने हैं। एक मंदिर को सजाने संवारने के लिए आप और मंदिरों की बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वृंदावन एक
एक मंदिर से नहीं जाना जाता, ये सप्त देवालय हैं जिनसे ये जाना जाता है, राइट। तो यहाँ की रज रज पवित्र है, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त मुक्त है जाए, कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को। तो अब ये कुंज की जगह, इन कुंज गलियों की जगह हाईवे बन जाएंगे तो कहाँ राधिका फिरेगी और कहाँ मुरली की धुन सुनेगी। तो ये नरेंद्र कुमार गोस्वामी जी, जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर कोई रोक नहीं लगी है। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब एमए फाइल हुआ 15/5 को ये जजमेंट हुआ, इसमें हमने मिसलेनियस जस्टिस बेला त्रिवेदी वाली जजमेंट की बात कर रहे हैं ना आप? जी 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 जी। हाँ। अब इसकी 27 को थी, अभी अगर आप देखेंगे तो ये फ्रेश फॉर हियरिंग लगा हुआ है, फ्रेश फॉर एडमिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जजमेंट तो वैसे ही सेट असाइड हो गया अंटिल अनलेस ये डिसाइड नहीं हो जाता। तो इसका भी कोई इफेक्ट ही नहीं है अंटिल ये जो अभी एक वीक बाद शायद लगेगा, जो चीफ की कोर्ट में कल मेंशन हुआ था, तो शायद एक वीक बाद ये लगे। तो अब फ्रेश फॉर एडमिशन का मतलब क्या है कि दोबारा से इस पर सुनवाई होगी एज अ फ्रेश। तो एज अ फ्रेश सुनवाई होगी तो पहले का जजमेंट तो वैसे ही नल एंड वॉइड हो गया। नहीं, वैसे कैसे नल एंड वॉइड हो जाएगा? आपने कोई आईए दाखिल की होगी उसके साथ, मिसलेनियस एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन के लिए दाखिल हमने किया है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, तभी वो ऐसे आया होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। राइट। तो फ्रेश फॉर एडमिशन का मींस इस पर चर्चा होगी तो ये जजमेंट फाइनल नहीं माना जाएगा तब तक। आप ये भी नहीं कह सकते ना कि जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया, आप ये भी नहीं कह सकते ना कि वो नल एंड वॉइड हो गया। ये आप कैसे कह देंगे कि नल एंड वॉइड हो गया? अभी तक तो इसका कार्यान्वयन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रभाव में ही नहीं है, जब ये अभी लटका हुआ है तो आप इसको फाइनल कैसे मान सकते हैं? अच्छा, हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है, हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है, एक बार उसके बारे में बताइएगा, फिर गौरव मिश्रा जी के पास में जाऊंगा। देखिए, कोर्ट में जो मंदिर की मैनेजमेंट की जो कमेटी थी जिसमें विवाद चल रहा था, तो अभी कमेटी को लेके पहुंच गए कि साहब हमारी कमेटी गठित है, इस ऑर्डिनेंस की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारा मंदिर ही हमसे छिन जाएगा। अरे ब्राह्मणों से आप 151 रुपए भी उन पर नजर रह गए सरकार की। तो और मैं आपको बता दूं, मैं और इससे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्राइवेट मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है उस पर सरकार की नजर है, और दिस जजमेंट जो आप कह रहे हैं ना, दिस ऑर्डर और जजमेंट, दिस जजमेंट विल बी यूज्ड एज अ वेपन टू ग्रैब द प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। मंदिर, मठ, मंदिर के नाम बहुत संपत्तियां होती हैं। तो मेन जो है वो मंदिरों पर आने वाली कमाई है, पैसा है, नहीं तो भीड़ का जो दबाव है। स्टेट का एक ही मंशा है, कॉरिडोर फर्स्ट, सेफ्टी लास्ट। अगर स्टेट की मंशा होती कि सेफ्टी फर्स्ट और कॉरिडोर लास्ट, तो सबसे पहले जो कमेटी बनी थी जिसमें कि जस्टिस विनीत नारायण जी थे और सुलखान सिंह की रिपोर्ट थी, तो उन्होंने 3 उपाय सुझाए थे। एक तो था आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। शॉर्ट टर्म में ये था कि भाई बैरिकेडिंग लगा ली जाए, राइट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन कराए जाए, गलियों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, थोड़ा सा मतलब गलियों का मतलब ये वरांडे को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, यानी कि माइन्यूट मतलब अल्टरेशंस थे जिनके माध्यम से भीड़ कंट्रोल हो सकती थी। लेकिन सरकार ने उन दोनों को बाईपास करके, अगर सरकार सेफ्टी के कंसर्न करती तो वो 2 साल पहले से ये चीजें लागू कर दी होती। लेकिन सरकार को लाना था कॉरिडोर, सरकार डायरेक्ट ऑपरेशन कर लिया। ना तो आपने बीपी चेक किया, ना शुगर चेक किया, डायरेक्ट आपने कर दिया कि कुंज गलियों को भी खत्म कर दो, यहाँ की परंपराओं को, सिविलाइजेशन को मिटा दो, यहाँ के हेरिटेज को खत्म कर दो। जो संरक्षित मंदिर हैं जो कि बिहार जी से भी 200 साल पुराने हैं, उनको भी आप खत्म कर दो और कॉरिडोर की इस योजना को ले। अब ये 2 योजना अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है जो सजेशंस हैं, तो ये तो कम से कम कर देने चाहिए थे जिनमें कोई खर्चा ही नहीं था। नहीं, लेकिन आप संरक्षित मंदिरों की बात करें, कौन से, क्या एएसआई प्रोटेक्टेड वहां पर मंदिर है, क्या है वो? कुछ एएसआई भी प्रोटेक्टेड है, कुछ बिहारी जी से भी 200 साल पुराने हैं। और मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही जजमेंट में कहा है कि इस पेरिफेरी में जितने एंशिएंट टेंपल्स हैं वो बचने चाहिए। लेकिन सरकार की लिस्ट देखेंगे तो उसमें वो भी शामिल है, समाधियां शामिल है। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए, कई बातें इस डिबेट पे उठी है, लेकिन मेरा कहना यह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय भी इस तरह का विवाद शुरू हुआ और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया। लेकिन लोगों के घरों के अंदर से पुराने मंदिर निकले और उन मंदिरों को संरक्षित करके आज वो दर्शन के लिए, दर्शनार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि ऐसे मंदिर जो बाबरी ज्ञानवापी ढांचे के अंदर हुआ करते थे, जिनको ध्वस्त किया गया था, उन मंदिरों की भी पुनर्स्थापना करके कॉरिडोर के अंदर लगाया गया। तो सरकार की मंशा कॉरिडोर को लेकर बहुत साफ है, स्वस्थ है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। हाँ, निजी हित जिसके प्रभावित हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये विषय उठा कि वो निजी संपत्ति है, तो जहां भी दर्शनार्थी हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, कोई कैसे कह सकता है कि हमारी निजी संपत्ति है? जैसे
तुलसीदास जी ने संकट मोचन मंदिर की स्थापना की, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और वहां हजारों लाखों की आस्था जुड़ी हुई है। तो क्या वीरभद्र जी का परिवार जो है उसे कह सकता है कि मेरी निजी संपत्ति है? हाँ, उसका सेवारत है, वो सेवायत है, सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन इस तरह से कहना कि जो वहां पे चढ़ावा आ रहा है वो भी तो श्रद्धालु ही चढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इस प्रकार से किसी पर आधिपत्य स्थापित कर लेना, हाँ, उसके प्रबंधन में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने अधिकारों को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में आप सोच सकते हैं, सरकार के साथ चर्चा कर सकते हैं, न्यायालय में पक्ष रख सकते हैं, लेकिन पूरा प्लान स्वयं देना जिसकी एक्सपर्टाइज आपको नहीं है, वो मुझे लगता है थोड़ा अतिशयोक्ति है। लेकिन गौरव मिश्रा जी, यहाँ पर थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो वो मंदिरों के सरकारी नियंत्रण को लेकर लगातार सवाल उठाती रहती थी। आप चाहे तमिलनाडु के मंदिरों की बात कर लीजिए या साउथ के दूसरे मंदिरों की बात कर लीजिए, लेकिन ये स्टैंड आखिर अचानक चेंज कैसे हो गया? क्या वजह क्या है इसकी? नहीं, एक बात समझिए, ये जो ट्रस्ट है ये सरकारी ट्रस्ट जरूर है, लेकिन लोग हैं कौन उसमें? वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग विशेषज्ञ हैं, चाहे वो संस्कृत के विद्वान हो, चाहे वो कर्मकांड के विद्वान हो, कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में उनकी महारत हासिल है और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सबका समावेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो सारे सरकारी लोग नहीं है, वो पूरी तरह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से प्राइवेट है, सिविल है, और वो उन लोगों ने अपना योगदान दिया है उस ट्रस्ट के अंदर। तो मुझे लगता है कि किसी निर्णय में सबकी सहभागिता होनी चाहिए और पूरी तरह से सरकार का आधिपत्य नहीं है इसमें। हाँ, प्रबंधन में, सुरक्षा में, इन सब सारी चीजों में सरकारी व्यवस्था उसमें कायम है, सीईओ नियुक्त होता है, कमिश्नर और डीएम के अंतर्गत सारी चीजें होती हैं, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार से ये दृष्टि रखना कि सरकार आधिपत्य कर रही है तो ये उचित नहीं है, बल्कि जो एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए और कहीं ना कहीं जो भारत की सनातन संस्कृति को कुचला गया है लंबे समय से, 1000 वर्षों से, उसके पुनर्जागरण का, उसके पुनर्स्थापना का ये कालखंड है। और ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने करके दिखाया है, चाहे वो शाकुंभरी देवी हो, नैमिषारण्य हो, काशी विश्वनाथ हो, विंध्याचल देवी हो या फिर कामाख्या देवी हो, आपने सभी जगह देखा, महाकाल का मंदिर हो। तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए और आप उन जगहों पर जाकर के देखिए आज कितनी सहूलियत लोगों को है, कितनी सुविधा लोगों को है और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। 14 करोड़ लोगों ने दर्शन किया कॉरिडोर बनने के बाद 1 वर्ष में काशी के अंदर। तो ये रिकॉर्ड टूटा है तो किस कारण से टूटा है? कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्थाएं अनुकूल हुई हैं, तभी ये चीजें संभव हुई हैं। और मुझे लगता है इसमें बाधा पहुंचाने के बजाय इसमें सामंजस्य का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और अधिकारों को केंद्रीकरण करने के बजाय उसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए। समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आचार्य आनंद बल्लभ गोस्वामी जी, आपने गौरव मिश्रा जी की बात सुनी, उस पर आपकी एक टिप्पणी। स्थिति अलग है और काशी की स्थिति और अलग थी। ये आप जो बोल रहे हैं कि जैसा हमने काशी में डेवलप किया है, वृंदावन की कुंज गलियां बहुत पुरानी है, प्राचीन है। हो सकता है कि काशी की भी गलियां प्राचीन हों, लेकिन आप ये तो सोचते नहीं है कि कम से कम अतिक्रमण हट जाए, रास्ते चौड़े हो जाएं, उसके बाद में कॉरिडोर के विषय में सोचना चाहिए। लेकिन अभी आपको मालूम होगा कि हरियाली तीज पर इतनी अच्छी प्रशासन ने व्यवस्था की थी कि लाखों श्रद्धालु, कम से कम 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु एकदम आराम से दर्शन किए और सबने प्रशंसा की। क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो सारी व्यवस्था कर सकता है, केवल कॉरिडोर बनाना नहीं ही समाधान नहीं है। समाधान समस्या है, समस्या का समाधान हो जाएगा, कॉरिडोर की आवश्यकता ही नहीं है। समस्या का समाधान हो जाएगा, कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। सौरभ गौड़ जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं अभी गौरव जी की जो बात सुन रहा था, सत्ता बदलने के बाद स्वर कैसे बदलते हैं, ये मैं खुद भाजपा का व्यक्ति हूं और आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हमने भी उतनी मेहनत की है जितनी गौरव मिश्रा जी ने की होगी। हम भी भाजपा से संबंध रखते हैं, मगर हमारे स्वर नहीं बदले, इनके स्वर बदल चुके हैं। आप ये हमको भीड़ का बता रहे कि भीड़ में ज्यादा आने से वो सार्वजनिक मंदिर हो जाता है, प्राइवेट नहीं रहता। तो भीड़ तो बांके बिहारी से ज्यादा हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर में होती है। आप प्रेम मंदिर भी ले लीजिए, उसके अलावा भीड़ हमारे यहाँ एक 4 धाम मंदिर है, वहां भी बांके बिहारी से ज्यादा होती है। कितने मंदिरों को आप लेंगे? आप एक मस्जिद तो लेके दिखाइए, अजमेर शरीफ में भी बहुत भीड़ होती है, उसको लेके दिखा दीजिए।
और जो प्राइवेट अगर हमारी व्यवस्थाएं हैं, क्यों सरकार उसमें अपनी टांग फंसाना चाहती है? अगर वो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं तो बनाए कॉरिडोर, पर उसका मंदिर से क्या लेना देना है? कॉरिडोर अपना अलग बनता रहेगा, और अगर यहाँ के लोगों से मिलकर बनाएंगे तो कोई विरोध भी नहीं होगा, अलग साइज से बनाए। मगर मंदिर की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अगर सरकार करती है, ये ट्रस्ट की बात करते हैं, सारी ट्रस्ट सरकारी है, उसमें सारे लोग को सरकार की तरफ से अपॉइंट किया जा रहा है। आज अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं और समाजवादी पार्टी या कोई भी विधर्मी सरकार आ जाती है, तो उसके बाद आप कल्पना करिए कि बांके बिहारी मंदिर में दलित पुजारी होंगे, और दलित तो छोड़ दीजिए, बौद्ध और सिख और जैन पुजारी होंगे, वहां कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट के नियम ही उसमें इस तरीके के बने हुए हैं कि कोई भी हाथ में हमारे गोस्वामियों के नहीं है, उनके सारी परंपराएं समाप्त हो रही हैं, उनके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं नहीं, इस तरीके का। गौरव मिश्रा जी जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, पहले तो एक बात स्पष्ट हो जाए कि पूजा पाठ की जो व्यवस्था है वो परंपरागत तरीके से जो लोग करते चले आए हैं वही कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे। व्यवस्था में कोई आपने अधिकारी पढ़ा आ नहीं है सकता मिश्रा है, जी, जा आपने सकता पढ़ा है, नहीं है, उसका उसको पढ़िए। ट्रांसफर हो सकता है, आप अध्यादेश नया को पढ़िए। अधिकारी आ सकता है, वो किसी जाति पंथ या किसी भी मत को मानने वाला हो सकता है, लेकिन जो मूल व्यवस्था कर्मकांड की है, पूजा की है, वो जो परंपरागत लोग हैं वही कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जो पुराने किसी भी मंदिर में आप उठा करके जहाँ ट्रस्ट बने हुए वहां भी वही न्यास के द्वारा की जाएगी। आपको पता नहीं है वो जो उसको पढ़ी जाएगा अध्यादेश को, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पुजारियों की नियुक्ति जो करते आ रहे हैं उन्हीं में से की जाएगी, उन्हीं में से की जाएगी। और जो परंपरा नहीं की जाए, ऐसा होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जितनी भी नियुक्ति होंगी न्यास की वो उन्हीं में से चुना जाएगा। अरे नहीं चुना जाएगा ना, आप पढ़ के तो आइए उसको, पूरे अध्यादेश को। मैं चैलेंज करता आपने हूं, अध्यादेश पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आज न्यास को समर्थन दूंगा। आप ट्रस्ट की व्यवस्था को देखिए, आप ट्रस्ट की जो व्यवस्था पहले से चल रही है उसमें आप देखिए कि क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, और 100% यही व्यवस्था चल रही है जो काशी में है, जो विंध्याचल में है, वही वहां भी चलेगी। देखिए, हमारा काशी, विंध्याचल और अयोध्या कहीं से कोई मतलब नहीं है। हमारा वृंदावन का बांके बिहारी की जो सेवा पूजा की परंपरा है, संस्कृति है, और जो वृंदावन की कुंज गलियों का महात्मा है वो बिल्कुल अलग है। उसको आप कहीं काशी अयोध्या से और विंध्याचल से नहीं जोड़ सकते हैं। पर ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि व्यवस्था वैसे ही चलेगी, तो उस ट्रस्ट में तो साफ साफ लिखा है। मैं चैलेंज करता हूं आपको भी और जिस ट्रस्ट बनाने वालों को, एक बार ये सिद्ध कर दें कि हमारी जो पूजा की संस्कृति, जो व्यवस्था या चली आ रही है वो चलेगी, तो हम सब लोग मिलकर न्यास का भी समर्थन करेंगे, कॉरिडोर का भी करेंगे। मगर मेरे संग बैठ कर शास्त्रार्थ करा दीजिए, एक एक पॉइंट के ऊपर बात कर लीजिए। उसमें न्यास में पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि आने वाले समय में गोस्वामियों को भी बाहर कर दिया जाएगा, एक तो क्योंकि उसमें पुजारियों की नियुक्ति लिखी हुई है। जब पुजारी की नियुक्ति हो जाएगी तो इन सेवायतों का क्या महात्मा रह जाएगा? इनको तो अपने आप बाहर होना ही पड़ेगा। इसमें ऐसी ऐसी बातें ट्रस्ट की लिखी है, पढ़ के तो आइए। आपने लगता भी अध्यादेश पढ़ा नहीं है। आप तो ठीक है पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, आप बोल सकते हैं, मगर उस अध्यादेश में जिस तरीके के नियम बनाए गए हैं वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारे बांके बिहारी मंदिर की एक अलग व्यवस्था, अलग संस्कृति है, ये बाल स्वरूप है। और जिन कुंज गलियों में ही होकर बांके बिहारी जी हमारे रोज निधवन जाया करते हैं, ये हमारी सारी व्यवस्थाओं को, परंपराओं को, संस्कृति को सरकार समाप्त करना चाहती है। और केवल एक व्यक्ति के कहने से, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऐसा सफेद हाथी खड़ा कर दिया गया है, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, ये सारी जो जितना भी षड्यंत्र उस समिति का बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अगर हमारे सामने बैठ के बात करेंगे तो वो मानेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि किसी भी बड़े अधिकारी ने या मुख्यमंत्री जी ने अभी तक हमारे यहाँ के गंभीर लोगों से बात नहीं की। गिने चुने लोगों को वो बुला लेते हैं, वो उनकी बंसी में बोलते हैं, उसी को वो जनता की आवाज मान लेते हैं। ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए गौरव जी प्लीज आप, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा नरेंद्र जी के पास। मुझे लगता है इसमें इतना पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार बहुत सहजता से, संवाद के साथ, सद्भावना के साथ गोस्वामी समाज के साथ विचार विमर्श भी कर रही है, और आगे भी उनको अवसर मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मिलेगा। पहले भी लोगों ने चर्चा किया है, तो मुझे लगता है बीच का रास्ता अवश्य निकलेगा। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मुझे लगता है कि इतनी नकारात्मकता लाना वो उचित नहीं है। और कॉरिडोर बनेगा तो सर्व समाज का उसमें भलाई है, हिंदू समाज की भलाई है, सनातनियों की भलाई है, दर्शनार्थियों की भलाई है, और उसका स्वागत करना चाहिए। इसमें जो बाधाएं, जो शंकाएं
गोस्वामी समाज को दिख रही हैं, उन शंकाओं के समाधान के लिए, उनके निवारण के लिए सरकार कटिबद्ध है। उनके साथ बैठ गौरव करके मिश्रा उसका जी, समाधान कॉरिडोर बनने से गोस्वामी समाज को कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनाने से कम हमारे सुझावों को भी तो उसमें शामिल किया जाए। हम क्या सोच रहे हैं, हम इतने समय से मंदिर का प्रबंधन कर रहे हैं, कम से कम एक बार हमारी बात को भी तो सुना जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोस्वामी समाज का तप और साधना बांके बिहारी जी के मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से जुड़ी हुई है, तो उनको कहीं से भी कमतर या कम आंकना उचित नहीं है और सरकार कमतर आंकती भी नहीं है। और वहाँ की व्यवस्थाओं में उनकी संस्कृति का, उनकी परंपराओं का समावेश हो, उसको सुनिश्चित भी करेगी। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का पैनिक क्रिएट करना कि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। सरकार के साथ संवाद होगा, निश्चित रूप से आप देखिएगा, आप ही डिबेट करिएगा इस विषय पर, सभी शंकाओं का समाधान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है पूर्व में, तो मुझे लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। ठीक है नरेंद्र कुमार गोस्वामी जी, हमारा आर्टिकल जो 26 है वो साफ कहता है, आर्टिकल 25 हमें हमारे हिसाब से धर्म को मानने की आजादी देता है, 26 हमारे प्रबंधन की बात करता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है और क्या यहां पर आर्टिकल 26 का वॉयलेशन हो रहा है क्या? इट्स द ब्रेजन वायलेशन, दिस इज नॉट द वायलेशन। पूरी तरीके से 25-26 का वायलेशन है। केशवानंद भारती का केस जो हमने इंदिरा गांधी के समय में आपने सुना था, दैट इज द लैंडमार्क जजमेंट, उसमें बस यही था। वो सरकार भी ज्यादा समय रह गई तो वो सरकार भी अपने आप को एरोगेंट समझने लगी और उसने भी मंदिर मस्जिदों की प्रॉपर्टी के लिए लैंड रिफॉर्म्स लेके आई। इस पर एक केशवानंद भारती जो मटके मालिक थे वो उठे और उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी और 13 जजों की बेंच उस सरकार ने बिठाई, जिसमें 7-6 से ये फैसला हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन का। तो टेक्निकली मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, वृंदावन को कोरा कागज मानकर शहरी पुनर्रचना की प्रयोगशाला बना देना, ये पूरे वृंदावन धाम की संपूर्ण आध्यात्मिक व्याकरण को बुलडोजर के नीचे रौंद देना जैसा है। ये जो विवादित बांके बिहारी कॉरिडोर है, ये योजना कोई तटस्थ विकास कार्य नहीं है। यह एक ऐसे दिव्य क्षेत्र की कार्यपालिका की पुनः कोडिंग गवर्नमेंट करने जा रही है जिसे ना तो धार्मिक अनुमति प्राप्त है, ना समुदाय से परामर्श और न ही कोई वैध संवैधानिक अधिस्वीकृति। राज्य अगर स्वयं को ट्रस्टी कहता है तो उसे जनहितैषी संरक्षक की भूमिका में रहना होगा, किंतु जब वही राज्य प्रॉफिट ड्राइवन प्रमोटर के रूप में व्यवहार करता है, तब यह सार्वजनिक न्याय सिद्धांत यानी कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का सीधा सीधा उल्लंघन है। आध्यात्मिक पहचान कोई सौदेबाजी का विषय नहीं है। धरोहर जो हमारी धरोहर है, एंशिएंट जो हमारा कल्चर है, ये कोई व्ययोग संपत्ति नहीं है और धर्म की स्थापना कभी भी बिल्डोजर से विस्थापित नहीं की जा सकती। मैं आपको ये बता दूं, प्रेजेंट जो फॉर्म है इस कॉरिडोर की जो ये लेके आए हैं, ये योजना आध्यात्मिक दृष्टि से ये आध्यात्मिक दृष्टिहीनता को दर्शाती है, स्थापत्य संवेदनहीनता को दर्शाती है और सांस्कृतिक रूप से विनाशकारी है। ये परियोजना, यह ब्रिज की पारंपरिक थीम, थियोलॉजी, पारंपरिक वास्तु और रीतियों से प्रतिकूल जाकर धरोहर स्थलों के बड़े पैमाने पर विध्वंस एवं परिक्रमा पथों का मानकीकृत कंक्रीटीकरण करना चाहती है। और दिस इज द टेक्स्ट बुक केस ऑफ द कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। और जब राज्य विकास को इतिहास के विनाश का औजार बना लेता है, तब न्यायालय को संविधान की ढाल और तलवार दोनों बनना होता है। तो आर्टिकल 25 और 26 का ही इंटरप्रिटेशन केशवानंद भारती के केस में हुआ था। और चूंकि इस सरकार से हम भी काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं एक सैद्धांतिक रूप से, तो मैं बस ये कहना चाहता हूं, सत्य के आख्यान में तुम आत्मा से थे चले और घूम फिरकर देह की गोलाइयों तक आ गए। सभ्यता के पंथ में ये तुम्हारी यात्रा देवताओं से शुरू की, राम मंदिर से शुरू की और वहशियों तक आ गए। आज आप ये बताइए, आप ही हमारे मंदिर तोड़ेंगे? किसी और किसी सरकार से क्या उम्मीद लगाएंगे हम? तो पहली चीज तो सरकार को थोड़ा सा इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। प्रेजेंट फॉर्म पे कॉरिडोर बनाने के की जगह भी अलग हो सकती है। जमुना के पार आप व्यवस्थाओं को डेवलप करिए, आपको टॉयलेट, लेटरिन, वॉशरूम यहीं क्यों बनाने हैं? और दूसरा, जहां तक मैनेजमेंट की आप बात कह रहे हैं कि जो हम दान में पैसा देते हैं वो सरकार उसको विकास के लिए उपयोग नहीं कर सकती। हम दान में पैसा देते हैं अपने पुनर्जन्म को और अच्छा करने के लिए, साहब अगले जन्म में हमें ऐसा की ऐसा मिल जाएगा। तो ये प्रेजेंट जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें बहुत ज्यादा विनाश हो रहा है। कोई भी विकास अगर विनाश की दहलीज पर रखा जाता है तो यह संवैधानिक है। विद फोल्डेड हैंड्स मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इसको दोबारा से रिव्यू करिए इस प्लान को। ठीक है, एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं गौरव जी से। हालांकि गौरव जी जिस केस का जिक्र कर रहे थे, केशवानंद भारती, लॉ में चूंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था और चूंकि मैं 20 साल से सुप्रीम कोर्ट ही कवर कर रहा हूं, कई केसों में इसका रेफरेंस मिलता है केशवानंद भारती का, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहोल्ड किया था कि संविधान में संसद बदलाव तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ
किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती है। गौरव मिश्रा जी, एक रिएक्शन नरेंद्र जी की बात का। देखिए, भारत का कोई भी पुरातन आदिकालीन मंदिर नहीं है जिसको आक्रांताओं ने ढहाया नहीं, तोड़ा नहीं, कूचा नहीं और उसके उसके ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर दिया। ये तो हमारे सनातनियों की शक्ति रही है कि बार बार वो अपना बलिदान देकर भी वहां पर अपने विग्रह को जीवित करके रखे हैं। मुझे लगता है कि आज ये जो कालखंड भारत के लिए आया है, ये स्वर्णिम कालखंड है जिसमें उन पुराने मानदंडों को पुनर्जीवित किया जा रहा है और इसका स्वागत करने के बजाय इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, वैशी जैसे शब्दों का प्रयोग करना, ये मुझे लगता है बेहद घृणित शब्द है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उदाहरण सामने है बिल्कुल। वो चाहे मैंने पहले भी कहा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उदाहरण सामने है, विंध्याचल देवी का सामने है, महाकाल मंदिर का सामने है, कामाख्या देवी का सामने है, शाकुंभरी देवी नैमिषारण्य का सामने है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इन सब स्थानों पर जाना चाहिए। वहां भी इस तरह के लोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं रहा है, विरोध रहा है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं कि आज वो स्वयं स्वीकार करते हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन के लिए इस देश को 1000 वर्षों से ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। तो मुझे ठीक लगता है, है एक आज फाइनल वहां पर कमेंट भी लूंगा, वृंदावन में समय भी की एक जो कमी अवसर है, आया है, एक फाइनल उसका कमेंट स्वागत लूंगा। करना गौरव चाहिए। मिश्रा जी, एक फाइनल कमेंट मुझे लेना है आचार्य आनंद जी से। फाइनल कमेंट 1 मिनट का समय है, फिर वाइंड अप करूंगा। आचार्य आनंद जी। हमारा कहना एक ही है कि आप कॉरिडोर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा न्यास ट्रस्ट हमारा चाहिए। गौरव जी ने बोला था कि काशी की बात कह रहे हैं, विंध्याचल की बात कह रहे हैं, वृंदावन, पहले बोल रहा हूं कि वृंदावन की अलग महिमा है। आप क्यों जोड़ दे रहे हैं काशी को लेकर के? अरे वृंदावन की अलग महिमा है, आप मैं तो वृंदावन के वृंदावन भी दर्शन जाता देखते हूँ, हैं। विंध्याचल भी जाता हूँ। केवल वक्त तो एक बिहारी ही जी है के ना, दर्शन वक्त तो केवल एक ही 2 है। घंटे आचार्य और जी, 2 घंटे खुलते आप क्यों खुलते थे, उनको अलग कर आज रहे हैं? 4-4 घंटे खुल रहे हैं। और राम जी में देखो, केवल 1 घंटा 2 घंटा का विश्राम होता है, लगातार राम भगवान खड़े हुए हैं। ऐसे ही कॉरिडोर बनाएंगे क्या? बिहारी जी की सेवा अलग है, बाल सेवा है। आप क्या करने चाह रहे हैं? बिहारी जी की महिमा अलग है। जी गौरव जी, जल्दी जवाब दीजिए, फिर वाइंड अप कर दो प्लीज। सभी सभी मंदिरों का, सभी विग्रहों का महात्म्य अलग अलग है, लेकिन जो भक्त हैं वही है। वही भक्त केरल से चल के यहाँ काशी तक आते हैं, वही भक्त वृंदावन भी जाते हैं और यही उत्तर से दक्षिण जाते हैं। तो भले ही देवालय अलग अलग हो सकते हैं, शाक्त हो सकते हैं, शैव हो सकते हैं, लेकिन एक ही भक्त सभी जगह जाता है और समस्याएं एक समान होती हैं। और उस समस्याओं का, ये व्यवस्था से जुड़ी चीजें हैं, ये आस्था से उनमें छेड़छाड़ करना, संस्कृति में छेड़छाड़ करने का कोई मंशा नहीं है। ये पूरी तरह से व्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं। आज देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है, 100 करोड़ से अधिक सनातनियों, हिंदुओं की व्यवस्था का विषय है और मुझे लगता है उसी दृष्टि से सिर्फ देखना चाहिए। इसको इस प्रकार से सबसे अलग करके देखना उचित नहीं है। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, सौरभ जी, आचार्य आनंद जी और नरेंद्र जी, समय की कमी है। आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। बहरहाल पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है। देखना यह होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है।